हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग HND 100 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो 2022 का है। कब का है? तो 2022 का है और ये सेकंड सेमेस्टर वालों का है। आप लोग को दिख भी रहा होगा कि ये सेकंड सेमेस्टर वालों का है। जो सेमेस्टर सिस्टम में राष्ट्रगौरव का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा कि इस बार किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हमेशा अपडेट होती रहती हैं। तो उसके लिए आपको न्यू अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आएँ, जो भी सूचना हो वो आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसके पैटर्न को जान लेते हैं। इसका पैटर्न थोड़ा आपके एग्ज़ाम से, जो अभी एग्ज़ाम दिए हो जिसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पेपर 1 ही होगा। ठीक है, पेपर एक ही पेपर होगा और वो भी 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 50 क्वेश्चन आएंगे जो 2 घंटे का होगा। देखो इसमें आपका 50 प्रश्न, उत्तर पुस्तिका में 50 प्रश्न बहुविकल्पी आपके आएंगे जो 75 मार्क के होंगे। कितने मार्क के? 75। इसमें 75 मार्क के होंगे। मैक्सिमम मार्क इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? तो 75 होगा और ये 2 घंटे का होता है। इसमें क्वेश्चंस की संख्या जो होती है वो जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 50 होती है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका पैटर्न क्या है। इसमें कोई भी आपका व्याख्यात्मक पेपर नहीं होगा जिसमें व्याख्या करना पड़ता है, तो वैसा पेपर नहीं होगा। आप लोग का ये बहुविकल्पीय पेपर ही होगा। बस उसमें आपके 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे। पर क्वेश्चन पे आपका 1.5 अंक मिलेगा आपको, यानी कि 1.5 नंबर मिलेगा और कुल आपका वो पेपर रहेगा 75 नंबर का, 75 मार्क्स का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय गणराज्य, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे, तो वो कितने थे? तो वो 16 थे। कितने थे? 16 थे। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? कितनी थी महाजनपदों की संख्या? तो वो थी 16। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है। प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपदों संख्या में थे, महाजनपद संख्या में थे, तो वो 16 थे। कितने थे? 16। अब अगला क्वेश्चन है पुरुषार्थ में शामिल हैं। पहला है अर्थ, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा ऑप्शन है काम। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये आपके पुरुषार्थ में शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है प्राक वैदिक समाज था। प्राक वैदिक समाज क्या था? तो पितृसत्तात्मक था। क्या था? पितृसत्तात्मक। अब चौथा क्वेश्चन है सही कथन है संस्कृति शरीर है सभ्यता प्राण। सही कथन इसमें से ढूंढना है। संस्कृति शरीर है सभ्यता प्राण। दूसरा ऑप्शन है संस्कृति और साहित्य दोनों एक ही हैं। सी ऑप्शन है संस्कृति साध्य है सभ्यता साधन है। डी ऑप्शन है संस्कृति सरल है सभ्यता कठिन है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संस्कृति साध्य है सभ्यता साधन है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में पर्वों की संख्या है। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी थी? तो वो 18 थी। कितनी थी?
इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में। जो एनुअल एग्ज़ाम होता था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखो आपके सेमेस्टर सिस्टम में भी राष्ट्र गौरव का जो पेपर पिछली बार हुआ था उसमें भी एनुअल पेपर के जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। जो एनुअल सिस्टम में पेपर होता था वहीं सेमेस्टर सिस्टम में भी उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो महाभारत में पूछा है कि पर्वों की संख्या कितनी है, तो वो है 18। पूछा जा सकता है इस बार कि महाभारत खंडों में बटा है कि पर्वों में बटा है कि मंडलों में बटा है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि महाभारत पर्वों में बटा है, ठीक है। और उसकी संख्या कितनी है, तो 18 है। अब अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है मंत्रियों के परामर्श से। दूसरा ऑप्शन है धर्म गुरुओं से। सी ऑप्शन है अनुभवी राजनीतिज्ञ की मंत्रणा एवं पुरोहितों के समर्थन से और राजा की आज्ञा से। तो देखो इसमें ये पहला ऑप्शन और ये सी ऑप्शन दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसमें से भी हमको बेस्ट निकालना है तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है। इसमें आपके मंत्री भी आ जाएंगे। तो अब 7वें क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 4 आर्य सत्य की संकल्पना है। 4 आर्य सत्य की संकल्पना है, तो वो है गौतम बुद्ध की। जो 4 आर्य सत्य की संकल्पना किसने दिया था, तो गौतम बुद्ध ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो वो है महात्मा गांधी। हम लोग डायरेक्ट आंसर को मार्क करते हुए चलेंगे। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो वो है महात्मा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो ऑप्शन है पहला महात्मा गांधी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गुलामगिरी के लेखक हैं। गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो आपके पहला ऑप्शन दे रहा है ज्योतिबा फूले, दूसरा ऑप्शन दे रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन दे रहा है पेरियार और डी ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। ज्योतिबा फूले कौन है, तो गुलामगिरी के लेखक हैं। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का घटक नहीं है। राष्ट्र का घटक क्या नहीं है, तो जाति नहीं है। देखो संस्कृति भी है, भूमि भी है, जन भी है और संस्कृति भी है। जाति राष्ट्र का कोई घटक नहीं है। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जाति। वैदिक अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है। वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है, तो है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया जाता है, वो ऑप्शन दे रहा है कि ज्योति के अर्थ में, चेतना के अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में। तो उपयुक्त तो सभी ये यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगले पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सुमेलित करें। तो देखो इसमें दिया है कि ग्रंथ दिया है, ग्रंथों की संख्या से उसको क्या करना है, तो सुमेलित करना है। तो वो वेद कितने होते हैं, तो वेद सबको पता है कि 4 होते हैं। तो आपका पहला चौथे से मिल गया। फिर पुराण कितने होते हैं, तो पुराण 18 होते हैं। तो आपका इसमें पहला बी जो है आपका पहले से मिल गया, ठीक है। बी आपका किससे मिल गया, हम यहाँ पे मिलान कर दे रहे हैं। देखो आपका वेद चौथे से आके मिल गया, पुराण आपका पहले से आके मिल गया, वेदांग की संख्या 6 होती है, त्रिपिटक 3 होते हैं। तो इसको मिला लो अब। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में सेट होते हैं, तो इस तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 18, प्रबंधम है। प्रबंधम का संपादन सबसे पहले किया। प्रबंधम का संपादन सबसे पहले किसने किया, प्रबंधम का
संपादन सबसे पहले नाथ मुनि ने किया। किसने किया? नाथ मुनि ने। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित असत्य कथन है। ये जो 4 कथन दिए हैं इसमें से असत्य को छांटना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अलवार बहुधा उच्च जातियों के थे। देखो, वेद के कठिन शब्दों की व्याख्या निरुक्ति में है, ये बिल्कुल सत्य है। अरण्यकों के अंतिम भाग उपनिषद है, ये भी सही है। संहिताओं के व्याख्या का नाम ब्राह्मण है, ये भी सही है। ये जो अलवार बहुधा उच्च जाति के थे, ये आपका असत्य कथन है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। असत्य पूछा है तो असत्य कथन क्या है? अलवार बहुधा उच्च जातियों के थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। कह रहा है कि अलवार संतों में स्त्री है। अलवार संतों में स्त्री क्या है? तो अंडाल है। क्या है? अंडाल है। ये देखो, पहला ऑप्शन दे रहा है पेरियाल वार तिरुमंग। देखो, ये सब थोड़ा सा तमिलनाडु का, तमिल का ये सब शब्द हैं जो हिंदी में करके दिया है। तो हम लोग सीधे ऑप्शन पे आते हैं। थोड़े से टेढ़े शब्द हैं। अंडाल, अलवार संतों में स्त्री है अंडाल। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित नहीं है। सुमेलित क्या नहीं है? तो आपका दे रहा है विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय। 21 का आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्बार्काचार्य अद्वैतवाद। ठीक है, निम्बार्काचार्य हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? तो निम्बार्काचार्य अद्वैतवाद, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो विट्ठल लाल ने की थी। देखो, वल्लभाचार्य ने और प्लस विट्ठल लाल ने मिलकर की थी। तो वल्लभाचार्य ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर वल्लभाचार्य दिया होता तो वो होते। विट्ठल लाल सेकंड पे आते हैं। तो अभी इसमें विट्ठल लाल ही है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना की। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और देखो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ये सबको पता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने, यानी कि चाणक्य ने की थी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य का आविष्कार हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में, बेबीलोन में, भारत में, अमेरिका में। तो देखो, अमेरिका वाले कहते हैं कि अमेरिका में हुआ, चीन वाले कहते हैं कि चीन में हुआ, लेकिन शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सभ्यताएं थी वो दूसरे देशों की सभ्यताओं से पहले विकसित हो गई थी। हम इधर का टाइम पीरियड बहुत पुराना है। उन लोगों के टाइम पीरियड की अपेक्षा तो भारत को ही हम लोग मानेंगे। ठीक है, शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो भारत में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है 26, दशमलव पद्धति किसकी देन है? दशमलव पद्धति किसकी देन है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट जाएगा। दशमलव पद्धति किसने ये दिया था? तो आपके आर्यभट्ट ने दिया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें आपका पूछा जा सकता है कि दशमलव पद्धति तो आर्यभट्ट ने दिया था। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है 12 मिहिर जो हैं
इन्होंने द्विघात समीकरण को दिया था। आप लोगों ने समीकरण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात का समीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो बारामीहिर ने दिया था। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आपके ऑप्शन में है, तो हो सकता है कि इस बार पूछ लिया जाए। ठीक है। और श्रीधराचार्य ने किस चीज़ की रचना की थी, किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था? तो उन्होंने श्रीधराचार्य ने आपका द्विघात समीकरण का दिया था। ठीक है, श्रीधराचार्य ने क्या दिया था? तो द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये जो बारहमिहिर ये जो बारह मिहिर हैं, इन्होंने बृहत संहिता को दिया था। किसको दिया था? तो बृहत संहिता को दिया था। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर से एक बार कर लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दशमलव पद्धति किसकी देन है? तो वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बारहमिहिर कौन है? इन्होंने क्या दिया था? तो बारहमिहिर ने बृहत संहिता को दिया था। बारहमिहिर बृहत संहिता। और श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण को दिया था। अब अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने की? तो द्वैपायन ने। इन्हीं को वेद व्यास के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 29, सत्य कथन है। सत्य कथन है तो पहला ऑप्शन दे रहा है महाभारत कांडों में विभक्त है। तो ये अगला ऑप्शन है उपनिषद ग्रंथों को वेदांत कहते हैं। रामायण सत्य कथन पूछा है, असत्य नहीं। तो महाभारत कांडों में विभक्त है। तो महाभारत सबको पता है कांडों में विभक्त नहीं है, पर्वों में विभक्त है। अभी मैंने इसके बारे में चर्चा किया है। रामायण का प्रधान रस श्रृंगार रस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रामायण का प्रधान रस क्या है? करुण रस है। महाभारत में करुण रस की प्रधानता है? बिल्कुल नहीं। महाभारत में वीर और रौद्र रस की प्रधानता है। तो आपका इसमें जो सत्य कथन है वो है उपनिषद ग्रंथों को वेदांत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उपनिषद क्या है? तो ग्रंथों के यहाँ पे ग्रंथों का अंत, वेदों का अंत हो जाता है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। यही कथन क्या है? एक सत्य है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद के रचनाकार हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार हैं। अब अगला क्वेश्चन है 31, असत्य कथन है। असत्य कथन है। दिया है कि चरक संहिता काय चिकित्सा का प्रमुख आधार है? बिल्कुल सत्य है। सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है। तो देखिए ये आपका असत्य कथन है। सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें 31 में आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से ही है, तो इसमें दिया है नहीं है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नक्षत्र नहीं है। तो अश्विनी भी है, स्वाति भी है, आद्रा भी है, ये आपका डी चंद्र नहीं है। चंद्र क्या है? तो ग्रह हैं, नक्षत्र नहीं है। अश्विनी, स्वाति, आद्रा ये आपके नक्षत्र हैं। अभी आद्रा स्टार्ट हो गया। अभी जो बारिश का सीज़न चल रहा है ये आद्रा ही आज से स्टार्ट हुआ है आपके 30 तारीख से, है ना। 30 जून से स्टार्ट हुआ है आपका आद्रा। तो आद्रा क्या है? नक्षत्र है, एक तरह का नक्षत्र है। तो इसमें तीनों ये क्या है? अश्विनी, स्वाति, आद्रा ये नक्षत्र है। चंद्र क्या है? तो ग्रह है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर सबको पता है कहाँ है? तो कोणार्क में है। ठीक, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में है। अब कोणार्क कहाँ स्थित है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। कोणार्क जो स्थान है वो कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे किस राज्य में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है मेहरौली लौह स्तंभ है। कहाँ है मेहरौली लौह स्तंभ? तो ये सबको पता होगा, दिल्ली में है। कहाँ है? तो दिल्ली में है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। तो चरक,
प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है, बाकी आर्यभट्ट, रामानुजन, महावीराचार्य, ये सारे लोग प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन है, दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच का कोण 180 डिग्री का हो। ठीक है, 180 अंश का हो। दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच का कोण 180 अंश का हो। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच का कोण 180, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 180 अंश में जब कोण बनाया जाता है तो इसमें क्या होती है, दो रेखाएं लंबवत होती है और उनके बीच का कोण क्या होता है, 180 का होता है। अब 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत युक्त वेद है, तो वो है सामवेद। सामवेद, ठीक। यजुर्वेद में किसकी बात की गई है, तो चिकित्सा यानी कि दवाइयों औषधियों की बात की गई है। अथर्ववेद आपका ये जो जादू टोना ये सब होता है उससे रिलेटेड है, और ऋग्वेद आपका राजनीति से रिलेटेड है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था, तो अफ्रीका से। कहाँ से निकाला था, तो अफ्रीका से निकाला था। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, तो ए ऑप्शन, अफ्रीका से। अब अगला क्वेश्चन है, गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेदांग ज्योतिष में गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, मूर्तिकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, कहलाता है। मूर्तिकला का स्वर्ण युग, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेती हूँ। मूर्तिकला का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दीघ निकाय में महाजन सम्मत कहा गया है, तो वो कहा गया है मंत्री को। किसको कहा गया है, मंत्री को, क्योंकि मंत्रियों का चुनाव सबकी सम्मति से होता है। अब अगला क्वेश्चन है, गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति निहित होती थी, तो संपूर्ण गण में। डी ऑप्शन आपका इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति निहित होती थी, किसमें, तो संपूर्ण गण में। वैराज्य कह रहा है कि 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैराज्य शब्द का अर्थ होता है, तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। दिया है कि वैराज्य शब्द का अर्थ होता है, देखो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये सारे ऑप्शन ही गलत हैं। वैराज्य शब्द का अर्थ दो राजाओं का राज होता है। क्या होता है, दो राजाओं का राज, यानी कि एक ही देश में जब दो राजा शासन करते हैं तो उस शासन को वैराज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैराज्य। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, राजा विहीन राज्य, वैराग्य युक्त राज्य, राज्य विहीन राजा, उपयुक्त सभी। तो इसमें देखो ये सारे ही ऑप्शन आपके गलत हैं, इनकरेक्ट हैं, क्योंकि वैराज्य का अर्थ होता है, आप लोग देख लेना, इसको सर्च कर लेना। वैराज्य का अर्थ होता है दो राजाओं का राज्य, यानी कि किसी राज्य में या देश में दो राजाओं का राज्य ही वैराज्य कहलाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आप सही करोगे वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी। गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी, तो पाली। पहला ऑप्शन ही आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली थी। अब इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट गया। अब 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है, किसमें है, तो जैन साहित्य में। किसमें है, जैन साहित्य में महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है। और बौद्ध साहित्य में किसके शिक्षाओं का वर्णन होगा, तो सबको पता है महात्मा बुद्ध का। नाथ साहित्य में, संगम साहित्य में
ठीक है। तो आप अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये सबको पता है कि गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, नचिकेता का संबंध है, नचिकेता का संबंध है ऑप्शन नंबर बी से, कठोपनिषद से, कठोपनिषद से नचिकेता का संबंध है। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। बिहू का संबंध है, बिहू का संबंध है तो वो असम से है। कहाँ से है? असम से। देखो असम से बिहू का संबंध है और गुजरात का गरबा, गरबा का संबंध किससे है? तो गुजरात से है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहू का भी पूछा जाता है और गरबा का भी पूछा जाता है। तो भरतनाट्यम का संबंध है, भरतनाट्यम का संबंध किससे है? तो तमिलनाडु से। किससे संबंध है? तमिलनाडु से। अब अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर महाबलीपुरम के मंदिर आगृत है, यानी कि किस कॉन्सेप्ट पे महाबलीपुरम मंदिर बना है? तो वो द्रविड़ शैली पे बना है, द्रविड़ शैली के आधार पे महाबलीपुरम मंदिर बना है। ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सेमेस्टर वाले बच्चों को मिल जाए ये क्वेश्चन पेपर। और जो एनुअल क्वेश्चन पेपर है वो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन इसमें ऐड हुए हैं। क्वेश्चन आपके सेम ही रहते हैं, थोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चन देता है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।